हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन, जैसे कि मैंने बताया था, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले हैं। स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं और लगभग सभी व्यंजनों में अ का प्रयोग होता है या अ हिडन होता है। अर्थात अ की सहायता से प्रत्येक व्यंजन उच्चारित किया जाता है। अर्थात हर एक व्यंजन में अ जो है वो शामिल रहता है। जैसे मैं क बोलूं तो क अगर मैं बोलूंगा तो क प्लस अ। अगर ये अ नहीं होगा तो ये हलंत के रूप में आधा ही होगा। तो क की जो उच्चारण है वो इस अ के द्वारा पूरी हो रही है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन में, जैसे मैं म बोलूं तो म प्लस अ। ठीक है, ऐसे मैंने जैसे ख बोला, ठीक है, तो ख क्या होगा? ख प्लस अ। तो प्रत्येक व्यंजन में क्या रहता है? आपका अ शामिल रहता है या अ की सहायता से ही सभी व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं तो व्यंजनों की संख्या के हिसाब से। तो जो व्यंजन होते हैं मूलतः 33 व्यंजन हमको देखने को मिलते हैं। इसमें दो द्विगुण व्यंजन अगर हम ऐड कर देते हैं, बाद में जो ऐड किए गए थे ढ और ढ, ठीक है, ढ और ढ, तो ये दो व्यंजन ये ऐड किए गए तो इनकी संख्या हो गई 35। इसके पश्चात 4 मिश्रित व्यंजन और ऐड किए जाएंगे। तो 4 मिश्रित व्यंजन अगर ऐड किए जाते हैं तो इनकी संख्या हो जाएगी 39। और ये 4 मिश्रित व्यंजन कौन 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 से होते हैं? ये मिश्रित व्यंजन कौन कौन से होंगे? श, त्र, ज्ञ और श्र, परिश्रम वाला स्वर। ठीक है, तो श, त्र, ज्ञ और श्र, इन चारों को भी अगर हम शामिल कर लें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 39। और पिछले वीडियो में हमने देखा था स्वर, स्वर। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और यहां पर कितने हो गए? 39। कितने हो गए? ये कितना हो गए? 50। और दो जो अयोगवाह थे अंक और अह, अगर इनको भी अगर मैं मिला लूं तो ये कितने हो जाएंगे? 52। इसलिए वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52, 52। ठीक है, तो 52 जो है ये टोटल आपके क्या रहते हैं? वर्ण रहते हैं। इतना आपने याद रखना है। अब बात करूं मैं व्यंजनों के बारे में, तो व्यंजन जो वर्णमाला है इसको हम अगर देखें तो क, ख, ग, घ, ग, ङ। ठीक है, अब इसका उच्चारण किस में, या इस फॉर्म में करो या अड़ो, इस फॉर्म में कर लो। ठीक है, तो इसका उच्चारण, इसके उच्चारण में बहुत विवाद रहता है। या तो इसको अंग बोलो, मतलब ये कोई शब्द नहीं है, एक उच्चारण के लिए बोल रहा हूं, अंग, या फिर अड़। ठीक है, तो बचपन में हम तो बोलते थे अड़, तो फिर इसका जो नया रूप आया था वो अंगा भी आया था। तो इसको इस फॉर्म में उच्चारण किया जाता है क, ख, ग, घ, ङ, फिर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये आप 5 वर्ग आप अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो क से लेकर के म तक व्यंजनों में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक, अर्थात
इनके उच्चारण के समय जो जीभ है वो या जो हवा है वो किसी न किसी फॉर्म में इन 5 क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए आती है, या तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हवा है वो गले से इस होठ तक निकलते निकलते इन 5 क्षेत्रों से होते हुए आ रही है। तो इनको स्पर्शी व्यंजन इसलिए बोला जाएगा कि ये हवा जो है वो इन क्षेत्रों पर स्पर्श करते हुए जैसे कंठ पर स्पर्श करते हुए, या ऐसा प्रतीत होगा कि हवा कंठ से आ रही है, या फिर ऐसा प्रतीत होगा कि हवा तालु से आ रही है, मूर्धा से आ रही है, दंत से आ रही है या ओठ से आ रही है। ठीक है, तो इस आधार पर इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब ये कौन से कहां से बोले जाते हैं, इसके लिए ये कैसा, तो जिस फॉर्म में ये लिखे गए हैं, अगर आप उच्चारण करोगे क, ख, ग, घ, ङ, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो जब इन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है तो जो हवा है वो हमारे कंठ से आ रही है, वो हमारे गले से आ रही है, वो सीधे गले से आ रही है, क, ख, ग, घ, ङ। तो ठीक है, तो इनको बोला जाएगा कंठ। ठीक है, अर्थात कंठ से उच्चारण होने वाले कौन से, क, ख, ग, घ, ङ। ये है तालु से उच्चारण होने वाले, तालु कंठ के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग, ये मूर्धा तालु के आगे वाला भाग, ये दांतों से, इसको कहीं पर दंती, और ये ओष्ठ हमारे लिप्स से, होठ से। ठीक है, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसको हम बोलते हैं क वर्ग, इसको हम बोलते हैं च वर्ग, इसको हम बोलते हैं ट वर्ग, इसको हम बोलते हैं त वर्ग, और इसको हम बोलते हैं प वर्ग। तो क च ट त प ऐसे याद कर सकते हैं, क च ट त प, क च ट त प। ठीक है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त और प। तो अगर याद करना है कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं। एक सामान्य से ट्रिक अगर मैं बताऊं तो KTM 2, ठीक है, पिताजी से बोल रहे हैं बच्चे क्या कि KTM 2, अभी बोलना सीखे नहीं, पहले क्या चाहिए, KTM चाहिए। ठीक है, अब KTM चाहिए, दे दो भैया, KTM 2, इसका मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अर्थात आपसे पूछा जाए जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान बताइए, अगर प वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान बताइए, अगर ट वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान बताइए, तो आप सीधे बता सकते हैं क वर्ग जो है कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग आपका किससे, ओष्ठ से। ये इनका उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो ये सभी जो ये 25 हैं, इन 25 व्यंजनों को बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर अब बात करते हैं य, र, ल और व की। ठीक है, तो य, र, ल, व अगर हम बात करें तो जो य और व है, ठीक है, इन य और व को बोला जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर अर्थात ये कभी स्वर की तरह और कभी व्यंजन की तरह। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन के रूप में के समान या कभी उच्चारण करते हैं तो इन्हें बोला जाएगा अर्धस्वर। ठीक है, अर्थात इनमें व्यंजन के बराबर उतना ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और स्वरों की अपेक्षा उतना कम समय भी नहीं लगता है, इसलिए इनके उच्चारण के आधार पर इनको बोल दिया गया था क्या, अर्धस्वर। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा य और व जो है इनको अर्धस्वर कहा जाता है। ल क्या है, ये स्पर्शी है, सॉरी ल है आपका पार्श्व। ल से लता मंगेशकर जो कि क्या थी, पार्श्व गायिका थी, प्लेबैक सिंगर। ठीक है, जो मुख्य रूप से मतलब जो गाता कोई और है और उनकी लिपसिंग कोई और कर रहा है, अर्थात जो पीछे से गा रहे हैं हमको दिख नहीं रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो गा रहे हैं तो वो सिंगर क्या कहलाते हैं, पार्श्व सिंगर। ल जो है, ल के उच्चारण के समय आप देखोगे तो हमारी जो जीभ है वो मुड़ती ऊपर वाले दांतों पर, उसकी हमारी जो जीभ है वो टच करती है और जब जीभ मुड़ रही होती है तो उसके पीछे से, उसके साइड से हवा निकल के बाहर आती है। बोलने की कोशिश करेंगे ल, तो ठीक है, जैसे ल हम बोल रहे हैं तो साइड से, जीभ की साइड से, पार्श्व भाग से हवा बाहर आ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्श्व व्यंजन। और र जो है, र बोलेंगे आप तो र को बोला जाता है
लुंठित व्यंजन। र को लुंठित व्यंजन बोला जाता है। लुंठित का मतलब ये बेलन के आकार में जब जीभ घूम जाती है, तो बेलन के आकार में जीभ घूमती है और तब जाके उसकी अचानक से जब गोल बेलन के आकार में जीभ घूम के बाहर आती, नीचे आती है, तो उससे उच्चारण होकर के निकलता है र। र, ठीक है, र। तो आप बोल के देखिए, तो र जो है आपका लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो य, र, ल और व ये क्या है, ये आपके य और व इनमें अर्धस्वर है, ल आपका पार्श्व व्यंजन है और र आपका लुंठित व्यंजन है। लुढ़का लुढ़क के आ रही है जीभ, ठीक है, तो बेलन के समान घूम रही है, लुढ़क रही है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, य, र, ल, व के बाद अब हम बोलते हैं स, श, श और ह। ठीक है, व्यंजन में अगर हम देखें, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, नेक्स्ट व्यंजन जो आते हैं स, श, श और ह। बहुत से हम इनको सभी को एक साथ उच्चारण करते हैं, ठीक है, पर इनका उच्चारण एक जैसा नहीं होता। ये है तालव्य स, ये है मूर्धन्य स, ये है दंत स। ठीक है, तालव्य स मतलब जो ये स बोला जाएगा, ये स, ये जैसे शांति। ठीक है, तो जब इसका उच्चारण किया जाएगा तो जो हवा आ रही होगी वो तालु से आ रही होगी। ठीक है, तालु से, तो इसका उच्चारण तालव्य स, तो तालु से उच्चारण किया जाने वाला। ऐसी मूर्धा से जब हवा आएगी तो मूर्धा से उच्चारण किया जाने वाला श, षटकोण वाला स, और ये स सरल वाला स, ये क्या है, दंत से उच्चारण किया जाने वाला। ठीक है, तो तालव्य, मूर्धा, इसमें लिख लीजिए, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य तालु से, इसका उच्चारण है मूर्धा से और इसका उच्चारण है दंत से। ठीक है, तालव्य, मूर्धा और दंत से इसका उच्चारण होता है। ठीक, अब जो ये स, श, स और ह है, जब आप इस वर्ग को उच्चारित करोगे तो आपको एक अलग सी हीट, आपके अगर हाथ अगर सामने रखोगे तो आप जब उच्चारण करोगे इनका, तो आपको ऊष्मा, हीट, एनर्जी, एक आपको गर्माहट से फील होगी। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, समझ आया? ऊष्म व्यंजन कौन कौन? स, श, श और ह। देखिएगा, श, श, श और ह, इनके उच्चारण के समय आपको लगेगा कि एक गर्म हवा बाहर निकल रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो स्पर्श व्यंजन है, इन स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में जो य, र, ल, व है, इनको बोला जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो य, र, ल, व में इस कैटेगरी में ध्यान रखने योग्य बात क्या है, य और व ये दो अर्धस्वर कहलाते हैं। ल आपका पार्श्व स्वर है, र आपका लुंठित स्वर है, सॉरी पार्श्व व्यंजन है ल, और लुंठित व्यंजन है आपका र। ठीक है, और ये पूरी लाइन य, र, ल, व ये क्या कहलाती है? आपकी अंतस्थ व्यंजन की लाइन कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच वाले अंतस्थ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहां तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारे पास श, स, स, ह हो गया। इसके बाद आता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपके कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इन्हीं को मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, श, देखिए ये है आपका क और श से मिला। ठीक है, ये है आपका त और र से मिला हुआ। ये बहुत से बच्चे इसको गलत उच्चारण करते हैं, वो इसको इस फॉर्म में उच्चारण करते हैं, आधा ग और य, ये य नहीं है, ये होता है आपका ज और य, इसको बोला जाता है ज। ठीक है, तो य नहीं होता है, ये क्या होता है? ज होता है। ठीक, और श्र में इसमें आप क्या रखना, पेट कटा हुआ श और र। ठीक है,
इसमें एक माफ कीजिएगा, इसमें रहता है क और श, पेट कटा श, और इसमें रहता है आपका श और र। देखिए इसका हिंट मैं देता हूँ कैसे, कि जो ये आप स्र देख रहे हो ना, ये तो ये आपका किस तरीके से, इसी में ये स छुपा हुआ है, और ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपका ये पेट कटा वाला श, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये जो श होता है ये किससे बनता है, इस कई बार इसको पेट कटा हुआ श बोल देते, तो पेट कटा वाला श जो यहाँ आपका षटकोण वाला श, तो क और श का फॉर्म है कि ये, और ये जो श है आपका तालव्य श, तो इसके और र के फॉर्मेशन से हमारा बनता है श्रम वाला या श्री वाला श्रम। समझ आएगा, ठीक। तो ये आपके सभी व्यंजन हो गए। देखिए क ख ग घ न, फिर च, फिर त प य र ल व श स स ह श त्र ज और स्र, ठीक है। तो ये आपके टोटल व्यंजन हो गए। अब इसमें हम देखें क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं तो यहां पर इस लाइन में हम देखते हैं कि ड और ढ के एक ये बिंदु हम देखने को मिलते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ता है ना, तो उसमें ये दो वर्ण हमारे पास आते हैं, दो वर्ण हमारे पास आते हैं, तो इनको बोला जाता है गौण व्यंजन, गौण व्यंजन, या इन्हीं को बोला जाता है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, ठीक है। तो र ढ गौण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, ये हो गए आपके 25, फिर ये 2 ऐड कर दिए इसमें, तो ये कितने हो गए 27, फिर ये 4 ऐड हमने कर दिए तो ये हो गए 31, फिर ये 4 हमने ऐड और कर दिए तो ये हो गए हमारे 35, फिर ये 4 और ऐड कर दिए तो ये हमारे हो गए टोटल, ये हमारे हो जाएंगे 39। इसलिए कुल अगर हम व्यंजनों की बात करें तो टोटल व्यंजन हमारे पास हम देख रहे हैं तो हमारे पास 39 व्यंजन इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन, ठीक है। ये हमारे पास हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और ये आपके ये जो 25 हैं ये स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और ये जो 2 आपके हैं गौण व्यंजन। तो यहाँ पर से बहुत ही आसानी से देखिएगा स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, गौण व्यंजन, और मैंने इनको बताया था य और वो, ये हैं आपके अर्धस्वर, ठीक है। रौ को बोला जाता है लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, और रो जो है इसको बोला जाता है आपका पार्श्व व्यंजन, ठीक है। और ये तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और ये दंत स्व, ठीक है। और इनका अगर उच्चारण स्थान बोलूं तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनका केटीएम, केटीएम 2, तो ये आप इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान भी देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो व्यंजन से आप देख सकते हैं। अब इसमें इनके उच्चारण स्थान की अगर हम बात करते हैं तो उच्चारण स्थान की जब हमने बात की थी तो यहां पर से आप स्पष्ट है जो उच्चारण स्थान है ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये ओष्ठ है, ठीक है। इतना समझ आया था। अब हम बात करें यहां पर, अगर देखिए हमने बात क्या किया था, जो अ आ ई है ना, उ ए ऐ ओ औ, ये स्वरों की अगर हम बात करूं, ठीक।
तो जो अ होता है और आ है ये आपके कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, ये कहां से? कंठ से। ई और ई ये आपका तालु से। ठीक है, अ और आ जो होते हैं वो आपका इसी के सीरीज से ही, ई और ई जो होते हैं इसी तालु सीरीज से ही। ठीक है, ऊ और ऊ ये देखिएगा आप अगर इस सीरीज के उससे जाएंगे तो इसको मूर्धन्य करके ना आइएगा, क्योंकि आप देखिए इसमें जो ऊ और ऊ है वो हमारे ओटू की सहायता से बोले जा रहे हैं, अर्थात जो ऊ और ऊ है ये किस में आ जाएंगे? ये ओष्ठ वाले श्रेणी में आ जाएंगे। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ओष्ठ। अब बचे ए, ऐ, ओ और औ। इसमें मैंने बताया था इसमें अ और ई का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका अ और ऊ का प्रयोग किया जाएगा। तो ओ देखिए, अ क्या है? कंठ वाला है। अ क्या है? कंठ वाला। कंठ, ये तालु, ये मूर्धा, ये दंत और ये ओष्ठ है ना। तो ये ऊ और ऊ तो क्या हो गए? ओष्ठ वाले हो गए। ये कंठ वाला हो गया, ये तालु वाला हो गया। इसमें अ और ई बोला जा रहा है। अ क्या है? कंठ है। ई क्या है? तालु है। तो ए और ऐ जो होते हैं, ए और ऐ का उच्चारण स्थान आपका होगा कौन सा? कंठ और तालव्य। तो ये कंठ और तालव्य ये दोनों के मिलने से, दोनों से ही इसका उच्चारण होता है ए और ऐ का। ऐसी ओ और औ में देखिएगा, ओ और औ में अ और ऊ मिल रहा है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ। तो यहां पर से क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो ओ और औ जो होते हैं आपका, उनका उच्चारण स्थान होता है आपका कौन सा? कंठ और ओष्ठ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर से एक हम और देखते हैं, दंत मूल, जो दांतों की जड़ है, उन दांतों की जड़ों से भी 4 वर्ण हमारे पास देखने को मिलते हैं। स, एक नुक्ता वाला ज, र और ल। तो स, ज, र और ल ये आपके दंत मूल से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत मूल, स, ज, र, ल, सज। और एक आते हैं आपका वत्स, इसको बोला जाता है वत्स। ठीक है, वत्स, ये वत्स या इसको हम बोलते हैं दंत और ओष्ठ, है ना। दंत और ओष्ठ, तो दांत और ओष्ठ से मिल करके जो बोले जाते हैं उस उच्चारण स्थान को दंत ओष्ठ या वत्स से बोला जाता है। और यहां से भी 2 वर्ण आपके उच्चारित होते हैं, केवल एक व और एक नुक्ता वाला फ। ठीक है, तो व और नुक्ता वाला जो फ है, बिंदु वाला जो फ है, इन 2 का उच्चारण आपका वत्स या दंतोष्ठ से होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण दंतोष्ठ है? तो व और फ केवल, और सज दंत मूल से स, ज, र और ल। कंठ ओष्ठ से ओ और औ। कंठ तालव्य से ए और ऐ। ओष्ठ से ऊ और ऊ, तालव्य से ई और ई, कंठ से अ और आ, बाकी कंठ से ये सारे, तालु से ये सारे, मूर्धा से ये सारे, दंत से ये सारे, ओष्ठ से ये सारे। तो ये आपके उच्चारण स्थान से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण का। ठीक है, तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण का। ठीक है, देखिए अघोष का जैसे मैंने बताया कि जिसके उच्चारण में घोष ना हो, वाइब्रेशन ना हो, कंपन ना हो, ठीक है, तो वो अघोष कहलाएंगे। और जिसके उच्चारण में वाइब्रेशन हो वो सघोष कहलाएंगे। जिसके उच्चारण में कम हवा निकले अल्पप्राण, जिसके उच्चारण में ज़्यादा हवा निकले महाप्राण। ठीक है, याद करने की बहुत एक ट्रिक, शॉर्टकट सा आपका एक फॉर्मूला है। अ पहले आएगा, स बाद में आएगा। ठीक है, अ पहले, स बाद में, ऐसी अल्प पहले और महाप्राण बाद में। कहना मैं ये चाह रहा हूं मित्रों कि जैसे मैंने लिखा क वर्ग,
क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ य, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ और म, जैसे मैंने ये लिखा। ठीक है, तो इसमें जो अघोष है, ध्यान रखिएगा, अघोष, ये जो अघोष है ये हैं आपके पहले दो वर्ण। ठीक है, ये आपके पहले दो वर्ण, पहली और दूसरी पंक्ति, पहली और पहला कॉलम, सॉरी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ये आपके अघोष होंगे। और अगले तीन कॉलम जो होते हैं आपके सघोष होते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो अघोष हैं वो पहले और दूसरे, जो सघोष होते हैं वो तीसरे, चौथे और पांचवे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1 2, और इसमें 3 4 और 5। क्लियर। अब अल्प प्राण और महाप्राण, तो इसमें देखिएगा जो पहला है, जो तीसरा है, जो पांचवा है, वो क्या होता है आपका, वो होते हैं आपके अल्प प्राण, 1 3 और 5। और जो महाप्राण हैं वो महाप्राण कौन कौन से होंगे, दूसरे और चौथे, तो 2 और 4। ठीक है, पहला और दूसरा हर कॉलम का सघोष, तीसरा चौथा और पांचवा हर कॉलम का, सॉरी पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ऐसी पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। इनको इधर ले जा लो, इनको इधर ले जा लो, अर्थात जो भी अघोष होंगे वो क्या होंगे, महाप्राण होंगे। जो भी अल्प प्राण होंगे वो क्या होंगे, सघोष होंगे। ठीक है, जो भी अल्प प्राण होते हैं वो सघोष होते हैं, जो भी महाप्राण होते हैं वो अघोष होते हैं। इसमें केवल और केवल एक ही अपवाद ऐसा होता है कि वो महाप्राण हो, वो सघोष भी हो, तो ऐसा केवल एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा, ह जो होता है वो महाप्राण भी होता है, वो सघोष भी होता है। बाकी जितने भी वर्ण आपके महाप्राण होंगे वो अघोष होगा। जैसे महाप्राण में कौन सा बोला, दूसरा और चौथा बोला, जो भी दूसरा होगा, जो भी दूसरा होगा और जो भी चौथा होगा वो आपका क्या होगा, महाप्राण होगा, और वो अघोष होगा, वो अघोष होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देखिए स श, ये आपके होते हैं महाप्राण, ये क्या होते हैं आपके महाप्राण, स और ह। अब ये महाप्राण होते हैं और ये अघोष होते हैं। ठीक है, तो ये स और ह महाप्राण होते हैं और वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। केवल ह जो होता है इस श्रेणी का वो क्या होता है, महाप्राण के साथ सघोष होता है। बाकी ये जो कॉलम है, इस कॉलम में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। इस कॉलम में आपके पास पहले दूसरे अघोष रहेंगे, तीसरे चौथे पांचवे आपके सघोष ही रहेंगे। ठीक है, और पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण रहेगा, दूसरा चौथा महाप्राण रहेगा। ये इस कॉलम की बात है। इसके बाद ये जो एरो बनाए हैं ना मैंने, ये एरो इसके लिए है, 100 के लिए। 100 महाप्राण है, लेकिन वो क्या है, अघोष है। ऐसे यहाँ पे य र ल और वो, य र ल व जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं और वो सघोष होते हैं। तो अल्प प्राण और सघोष, ये कंडीशन किसकी है, य र ल और वो की। तो जो एरो है ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल इन दोनों के लिए काम करेगा। अर्थात स महाप्राण और अघोष है, महाप्राण और अघोष है। य र ल व अल्प प्राण और सघोष है, अल्प प्राण और सघोष है। केवल ह ऐसा है जो महाप्राण और सघोष है। और मैंने स्वरों के उसमें भी बताया था, जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं, वो सघोष भी होते हैं। अर्थात सारे स्वर सघोष होते हैं और सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो ये आपका स्वर, व्यंजन और वर्ण संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो इस वीडियो और पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा कंप्लीट आपको उसमें देख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हेल्प सॉल्व करने में हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।